जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज के इस वीडियो में हम वर्ष 2018 में जो आपके ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए केमिस्ट्री के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 की जो वीडियो है उसको मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो नहीं देखा है अगर आपने तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर डेली मेरी 3:30 बजे ग्रुप डी के जो PYQ हैं, इसके अलावा उसके लिए जो आपके विशेष करंट अफेयर हैं उनकी एक बहुत ही शानदार क्लास होती है 1 घंटे की। तो उस क्लास को भी आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा अगर आपको सीरियसली ग्रुप डी का एग्जाम देना है। तो क्लास की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी या फिर नीचे आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर लीजिए और 3:30 बजे क्लास में सभी लोग आ जाइए। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऊपर इस समय बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। इसके अंतर्गत आप किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ पर कॉम्बो को खरीद सकते हैं या फिर आप किसी पार्टिकुलर एग्जाम के लिए बहुत ही कम प्राइस में सब्सक्रिप्शन वगैरह भी खरीद सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर आप लोग मेरा कोड यूज करेंगे KV10 तो यहाँ पर आपको 10% की बजाय 20% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि अभी तक आपने सुना होगा कि सारे कोड पे मिलता है 10% का डिस्काउंट, लेकिन मैं आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट अपनी तरफ से भी दूंगा। तो इस ऑफर को अगर आप लोग अवेल करना चाहते हैं तो सिंपली मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा और उस पर मैं आपको सारा प्रोसेस यहाँ पर बता दूंगा। तो ऑफर आप लोग जरूर लीजिएगा क्योंकि ऐसा मौका आपको शायद बार बार नहीं मिलेगा। और जब भी शिक्षा की बात आती है तो उसमें भी आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनाने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है। यानी कि आपके पास में है चूना और चूने में आपने डाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर जो आपका अवक्षेप होगा वो होता है सफ़ेद रंग का। क्यों ये सफ़ेद होता है? क्योंकि जब यहाँ पर रिएक्शन होती है CO2 के साथ में तो बनता है CaCO3 और इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये होता ही सफ़ेद रंग का है। तो जाहिर सी बात है जो प्रेसिपिटेट बनेगा आपका वो भी होगा सफ़ेद रंग का। और CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट ये आपके जल में होता है आघुलनशील, इसीलिए सफ़ेद रंग से ये आपको दिखाई देता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सफ़ेद होगा, करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसका पेट भरा हुआ होता है उसे हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। मतलब इसका है क्या? देखिए, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी कि आपके पास में कोई भी कंपाउंड हो, उनमें जितने भी कार्बन हैं उन सभी के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे आप लोग कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये आपका एथेन है। एथेन में आपको सारे मिलेंगे सिंगल बॉन्ड, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कार्बन परमाणु के बारे में 6C12 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब देखिए, ये आप ऐसे लिखते हैं 6 और फिर हो गया 12। तो 6 तो इसका एटॉमिक नंबर होता है, आप सभी को पता होगा। एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉनों की संख्या होता है, यही आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, तो ये आपको पता ही होगा। 12 की बात करते हैं तो ये बताता है इसका एटॉमिक वेट यानी कि एटॉमिक मास इसका कितना है। तो एटॉमिक मास में आपका जो 12 है उसमें आपका होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन यहाँ पर होंगे, तो ऑप्शन आपका डी यानी कि इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है, ये हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि के द्वारा प्रभावित होती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कोरोजन यानी कि संक्षारण के नाम से इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए कोरोजन होता क्या है। तो सिंपल शब्दों में अगर हम लोग कहें तो कोरोजन इज ए नेचुरल प्रोसेस यानी कि यह एक प्राकृतिक क्रिया होती है दैट कन्वर्ट्स ए रिफाइंड मेटल इनटू मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड। तो जो आपके लोहे के ऊपर लगता है मूर्छा, गांव में आपने सुना होगा कि लोहे के ऊपर लग गया है मूर्छा, तो मूर्छा जो आपका होता है उसे हम लोग कहते हैं रस्ट। और ये जो आपकी प्रक्रिया होती है इसी को हम लोग कहते हैं कोरोजन। तो लोहे का जब आपका संक्षारण होता है तो उसी के कारण लोहे के ऑक्साइड बनता है और इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर कोरोजन की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो आसान सा प्रश्न है, ये हमारा होता है ब्रोमीन। बहुत बार ये पूछा जाता है पारा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी पारा हो जाएगा करेक्ट। धातु की बात हुई है ना, अगर नॉन मेटल की बात होती तो आपका ब्रोमीन होता, धातु की बात हुई है तो हो जाएगा मरकरी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अणु शब्द किसने सबसे पहले दिया था। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जो अणु शब्द है इसको सबसे पहले दिया था डेस्कार्टिस ने। किसने?
डेस्कार्टिस महोदय के द्वारा 1794 में इस शब्द को दिया गया था। अच्छा, एक हमारा होता है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में भी पूछा जाता है, तो नीचे जरा आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मोल कॉन्सेप्ट का जो अवधारणा है वो सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन इसका भी डेस्कार्टिस हो जाएगा करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका था? तो ये आपका है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये बिल्कुल आवारा टाइप का तत्व है। आवारा का मतलब होता है घुमक्कड़। घुमक्कड़ का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन आपके जो ग्रुप ए के तत्व हैं, यानी कि जो हमारे क्षारीय धातुएं हैं, जैसे कि लीना की रब से फरियाद, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उनके साथ में भी सिमिलरिटी रखता है। तो कभी ये यहाँ पर बैठ जाता है पहले ग्रुप में, और ये आपके हैलोजन के साथ में भी सिमिलरिटी को रखता है, यानी कि 17वें ग्रुप में भी आपको देखने को ये मिलता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है यहाँ पर आवारा तत्व, और ये आपका कोई निश्चित स्थान नहीं पा सका था। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन जो था उसकी स्थिति आपके मेंडलीव की आवर्त सारणी में बिल्कुल फिक्स नहीं थी। अगला प्रश्न है कि टंगस्टन का गलनांक डैश डैश है। तो ये तो बिल्कुल डेटा है, ध्यान रखिएगा। इसका जो गलनांक होता है वो आपका होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है? तो ये हमारा होता है एलॉय, जिसे हम लोग मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि इसे आप कितना भी गर्म कर देंगे ये जल्दी आपका जलेगा नहीं। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ऑक्टेट महोदय ने जो अपने न्यूलैंड का सिद्धांत दिया था ये केवल डैश डैश तक लागू होता था। तो इनका जो ऑक्टेट का सिद्धांत था ये सिर्फ लागू होता था कैल्शियम तक। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं न्यूलैंड महोदय के द्वारा अष्टक का रूल दिया गया था, ये 1866 में आया था, और इसमें इन्होंने कहा था कि अगर हमारे पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट है तो इससे अगर आप लोग 8वें के पास में जाएंगे तो यहाँ पर इन दोनों तत्वों के बीच में आपको समानताएं देखने को मिलेंगी। तो बिल्कुल सही था, लेकिन ये आपका सिर्फ चल रहा था किस तक? कैल्शियम तक। तो इसीलिए ये ज़्यादा आपका सफल नहीं हुआ। तो ऑप्शन आपका कैल्शियम हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीय से क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें कहा जाता है? तो इन्हें हम लोग कहते हैं ग्राल सूचक या फिर ऑल्फैक्टी इंडिकेटर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अब ऑल्फैक्टी इंडिकेटर होता क्या है? तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर ऑल्फैक्टी इंडिकेटर की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से हमारे ऐसे एलिमेंट या फिर कंपाउंड होते हैं जिनको अगर आप लोग एसिड या बेस मीडियम में ले जाते हैं तो इनकी जो आपकी सुगंध है वो जाती है बदल। तो इसीलिए इनका उपयोग एसिड और बेस को डिटेक्ट करने में किया जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जब एक धातु पानी के साथ में अपक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पर निकलती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी? हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलती है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हमारी कोई मेटल वाटर के साथ में अपक्रिया करती है तो मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम है जो कि जल के साथ में अपक्रिया कर रही है, तो एक तो आपका बन जा रहा है चूना और दूसरा हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल रही है। अगला प्रश्न है कि कॉपर के अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो भैया यहाँ पर चाहे कॉपर लिखा हो, चाहे हाइड्रोजन लिखा हो, हीलियम लिखा हो, सोडियम लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, सभी का उत्तर हो जाएगा 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। यानी कि किसी भी अणु में जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या होती है नियत और ये आपकी फिक्स होती है। इसी को हम लोग कहते हैं आओगाद्रो नंबर। आओगाद्रो महोदय के द्वारा इसके बारे में बताया गया था। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? डिफ्यूजन की बात हो रही है, तो डिफ्यूजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो डिफ्यूजन की दर होती है उसके आयतन के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। बाकी अगर हम लोग विसरण की बात करते हैं तो कण आपकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, बिल्कुल सही है। गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है, जाहिर सी बात है, वहाँ पे आपके वो जो फोर्स होता है कणों के बीच में वो आपका बहुत ही कम होता है, तो आसानी से ये चल जाते हैं। विसरण तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब चलेंगे तभी तो उसमें गति होगी और तभी ये आपके विसरण की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का डैश डैश एक समान होता है। समूह का मतलब यहाँ पर है ग्रुप। तो अगर हम लोग ग्रुप की बात करते हैं, देखिए ये हमारा होता है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप, ऐसे ऊपर से नीचे, और यहाँ पर जब आप लोग बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो ये हमारा होता है पीरियड। तो ग्रुप में हमारे जो भी एलिमेंट होते हैं
इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है समान। अब ये क्या वाला है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन मुख्य रूप से वह इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि हमारे परमाणुओं के बाहरी कक्षा में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग यहाँ पर पहले ग्रुप की बात करते हैं जिसमें हेलिना रब से फरियाद करती है, तो इसमें आपने देखा होगा कि चाहे सोडियम हो, चाहे आपका लिथियम हो, या फिर पोटेशियम हो, सीजियम हो, इन सभी के आखिरी कोष में आपको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और जो ये आखिरी कोष में इलेक्ट्रॉन होता है इसी को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं इन सभी में आपके आखिरी कोष में बिल्कुल समान एलिमेंट देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये आपका होता है इथेनॉल। और अभी हम लोगों ने करंट अफेयर में जल्द ही पढ़ा है कि इसके लिए E100 नाम का एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है पीएम के द्वारा पुणे से। और आपको याद रखना है कि हमने जो टारगेट है इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का, उसको भी 2025 तक ले आए थे, अब उसको हमने कर दिया है 2023। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जब pH 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो ये क्या दर्शाता है। ये प्रश्न मैंने आपको उस दिन भी कराया था। तो ध्यान रखिएगा, जब आपका pH 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो ये बताता है कि हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता में हो गई है कमी, या फिर आप कह सकते हैं कि जो OH आयन की सांद्रता है उसमें हुई है वृद्धि। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। सिंपल सी बात है कि अगर आपका pH 0 से 7 के बीच में होता है तो ये आपका एसिडिक होता है, और जितना ज़्यादा आपके 0 की तरफ आएगा pH उतना ज़्यादा आपका जो सॉल्यूशन है एसिडिक होगा, और इसमें आपके हाइड्रोजन आयनों की संख्या होगी ज़्यादा। उसी प्रकार से 7 से 14 की ओर जाएंगे तो OH आयनों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा होती है और आपका सॉल्यूशन और ज़्यादा बेसिक होता जाता है। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम किसमें होती है। तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी प्लाज्मा में। किसमें? प्लाज्मा में आपके जो कण होते हैं उनकी गति सबसे तेज होती है। तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या के ऊपर आधारित है। तो परमाणु संख्या पे बस केवल मोजले भाई साहब वाला था जिससे उन्होंने 1913 में प्रकाशित किया था, और इसी को हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इसके अलावा जितने भी लोग थे इन्होंने यहाँ पर अपनी पीरियोडिक टेबल को बनाते समय उसका जो एटॉमिक मास होता है तत्व का उसे कंसीडर किया था। सिर्फ जो हमारे मोजले महोदय आए थे इन्होंने कंसीडर किया था एटॉमिक नंबर को। तो ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे आधुनिक आवर्त सारणी है जिसको 1913 में मोजले ने बनाया था। इसमें आपके 18 वर्ग थे, 7 आवर्त थे, टोटल 118 एलिमेंट इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न है कि अगर आपको तापमान को केल्विन से बदलना है सेल्सियस में तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके पास में दिया गया तापमान है उससे आप 273 को घटा दीजिए, आपका आ जाएगा यहाँ पर उत्तर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। बाकी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना होता है तो आप इस फार्मूले का यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस के लिए इसका यूज करते हैं, सेल्सियस से केल्विन के लिए इसका, और केल्विन से सेल्सियस के लिए इसका यूज करते हैं। अगला प्रश्न है कि सोल्डर डैश मिश्र धातु है, यानी कि सोल्डर जो आपका होता है जिससे आप लोग घरों में बिजली के तार वगैरह को जोड़ते हैं, तो ये आपके किसका मिश्रण होता है। तो इसमें एक तो आपको लेड मिलेगा, दूसरा आपको इसमें क्या मिलेगा, दूसरा हमारा होता है टिन। तो Pb और Sn आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का pH हो जाता है कितना। तो अगर आपके मुंह का जो pH है वो हो जाएगा 5.5 से कम, तो यहाँ पर जो आपके दांत होता है उसका डीके शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो याद रखिएगा जब pH इतना कम होता है तो उस स्थिति में जो हमारी कैविटी होती है बैक्टीरिया उसमें जल्दी तेज़ी से ग्रो होता है, और इसी के कारण जो दांत वगैरह होते हैं वो आपके धीरे धीरे गिरने लगते हैं। अगला प्रश्न है कि परमाणु संलयन प्रक्रिया स्वचालित रूप से किसमें होती है। तो परमाणु संलयन अभी मैंने आपको कल करंट अफेयर में भी बताया था कि चाइना ने अपना एक और नाभिकीय संलयन रिएक्टर बना लिया है। तो नाभिकीय संलयन आपकी किसमें होती है, सूर्य में। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है। अब जाहिर सी बात है अमोनिया का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है NH3। क्या होता है, NH3 इसका फार्मूला होता है। और इसमें अगर हम लोग नाइट्रोजन की संयोजकता यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी बात करते हैं तो ये हो जाता है 3। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग AgCl को रख देंगे किसमें, सूर्य की रोशनी में, तो जो सूर्य की रोशनी पड़ती है ना वो Cl को हटा करके भगा देती है,
और यहाँ पर आपका बनता है सिल्वर धातु केवल शेष। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आयरन को अगर आप लोग वायु की उपस्थिति में जलने देते हैं तो इससे किसका निर्माण होता है? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, इससे बनता है आपका आयरन का ऑक्साइड, यानी कि इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन गलती है ऑप्शन में, Fe2O3 होगा, Fe2O3 होता है इसका फार्मूला। अगला प्रश्न है कि डैश डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ में भी अपक्रिया करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये हमारे होते हैं एम्फोटेरिक, जिन्हें हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अब इनकी खास बात क्या होती है? ये जो हमारे ऑक्साइड होते हैं वे आपके अगर किससे रिएक्ट करेंगे? बेस से रिएक्ट करेंगे तो ये लोग बनाएंगे सॉल्ट, और अगर ये आपके एसिड से रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं एसिड, यानी कि ये दोनों के साथ में अपक्रिया करते हैं तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो जो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्मों के समान होता है, संगीत के नोट्स की तरह, तो इस नियम को किसके नाम से जाना जाता है? जाहिर सी बात है न्यूलैंड का अष्टक रूल है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं डोबेराइनर का, अच्छा ये तो त्रिक सिद्धांत हो गया, तो ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, अष्टक रूल में मैंने अभी आपको ऊपर बता ही दिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? तो ध्यान रखिएगा जो सबसे ज़्यादा वीक होगा वो सबसे ज़्यादा H+ आयन देगा, तो एसिडिक एसिड यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, यानी कि जो आपका CH3COOH होता है ये सबसे ज़्यादा आयन यहाँ पर देता है। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? देखिए वैलेंसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहली बात तो आप यही ध्यान रखिएगा, ये हमेशा होती है पॉजिटिव, और इसके आखिरी कोष में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न क्या है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो जाहिर सी बात है ये इससे अट्रैक्ट करते हैं, नाभिक के अंदर ये बल लगता है, तो नाभिकीय बल इसे हम लोग कहेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लिटमस विलयन डैश डैश से निष्कासित किया जाता है, तो किससे बनता है? ये बनता है लाइकेन से। किससे? लाइकेन से बनता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। और आपको याद रखना है कि जब इसको एसिडिक सोल्यूशन में डाला जाता है तो ये आपका रेड हो जाता है, यानी कि नीला लाल में हो जाता है, और जब इसको आप बेसिंग में डालेंगे तो लाल आपका हो जाता है नीला। अगला प्रश्न है कि डैश डैश तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि धातु की बात की जाए तो मरकरी होगी, लेकिन अधातु की बात की जाएगी तो ये हमारी हो जाएगी ब्रोमीन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये होता है हाइड्रोजन। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा मिलता है, तो ये हमारा होता है ऑक्सीजन। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मिलने वाली उपधातु कौन सी है, तो ये होती है सिलिकॉन हमारे पृथ्वी पर। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है, लेकिन सबसे हल्की धातु पूछी जाए तो ये आपकी होती है लिथियम। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो अनअनोक्टियम है, जिसका एटॉमिक नंबर है 118। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व की बात करते हैं, यानी कि नेचुरल एलिमेंट की बात करते हैं, तो यूरेनियम है। उसी प्रकार से सबसे भारी धातु की बात करते हैं तो ये ओस्मियम है, OS76। द्रव अवस्था में मिलने वाली धातु की बात करते हैं तो ये हमारा है पारा, Hg80। इसी प्रकार से द्रव अवस्था में मिलने वाली अधातु की बात करते हैं तो ये हमारी है ब्रोमीन। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि डैश डैश मिश्र धातु में टिन होता है, तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो हमारा सोल्डर आयन होता है इसमें आपको टिन देखने को मिलेगा। तो एक तो टिन होता है, दूसरा हमारा होता है लेड, यानी कि Pb और Sn आपको इसमें देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन को आप पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से आपका क्या मिलता है? यानी कि जो हाइड्रोकार्बन होता है अगर आप उसको पूरी तरीके से जला देंगे तो क्या मिलेगा? तो इससे एक तो आपकी मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होता है जल। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो नहीं है? तो देखिए हीलियम की बात करते हैं तो ये भी आपका एलिमेंट है, कॉपर भी आपका एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी O आपका एलिमेंट है, लेकिन वाटर ये हमारा होता है कंपाउंड H2O। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है इसमें क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता है? देखिए हॉरिजॉन्टल जो आपके होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं पीरियड, और जो आपका वर्टिकल होता है इस प्रकार से यानी कि ऊर्ध्वाधर, इसे हम लोग कहते हैं ग्रुप। तो कई बार लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, मैं भी पहले बहुत कंफ्यूज होता था, तो ध्यान रखिएगा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये देखिए ये जो हमारा ऐसे ये जो है इसे हम लोग कहते हैं ग्रुप, और जो आपका ऐसे होता है ना ऐसे ऐसे ऐसे, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं पीरियड।
अगला प्रश्न है कि एक्टिनाइडों की परमाणुिक संख्या कितनी है। तो एक्टिनाइड यानी कि जो आपके एफ ब्लॉक में आते हैं तो इनकी संख्या होती है 58 से 71, 90 से 103 आपके होते हैं लेंथेनाइड। और एक्टिनाइड की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए एक्टिनाइड जो होती है ये 90 से होती है 103 के बीच, ठीक है। अच्छा उल्टा मैंने आपको बता दिया, और लेंथेनाइड होता है 58 से 71 के बीच में। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। टोटल 14 एलिमेंट आपको इसमें मिलेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को रखा जाता है? आसान सा प्रश्न है। तो ये होता है 17 ग्रुप, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देखिए ये हमारा 17 ग्रुप है जिसमें हैलोजन आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अभी मैंने आपको बताया कि जो आपकी द्रव्यमान संख्या होती है वो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का योग होती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी 20। कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है, तो इस तत्व का नाम क्या है? तो इसका नाम है कैल्शियम। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए पूछा गया है चौथा आवर्त, तो देखिए ये हमारा है चौथा आवर्त और फिर कहा गया है दूसरा ग्रुप। तो दूसरा ग्रुप कहाँ पे कट रहा है? तो ये कट रहा है कैल्शियम पर। तो ऑप्शन आपका कैल्शियम हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के द्वारा डैश डैश लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है। एसिडिटी का मतलब होता क्या है? जब आप लोग दबा के कभी खा लेते हैं तो उस स्थिति में आपके शरीर में बनता है एसिड, और उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जाहिर सी बात है आपको बेस की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप लोग इनो वगैरह पी लेते हैं या फिर बेसिक सोडा का आप लोग घोल बना के पी लेते हैं तो इस स्थिति में आपका ये एसिड हो जाएगा न्यूट्रलाइज। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन परिवार का जो प्रत्येक सदस्य होता है पिछले सदस्य से समूह के द्वारा अलग होता है। तो ये जो समूह होता है इसे हम लोग कहते हैं मेथिलीन समूह। क्या कहते हैं? मेथिलीन समूह। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये आपका होता है मेथिलीन, मेथिलीन नहीं ये आपको मेथिल होगा, मिथाइल यहाँ पर दिया गया तो मेथिल इसे हम लोग कहते हैं। तो CH3 में आप लोग जोड़ेंगे एक और, तो अगला समूह आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि डैश डैश को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। तो जिप्सम किसको आप लोग घोलेंगे? तो ये होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये आप देख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, और इसको अगर आप लोग पानी में घोलते हैं तो ये बन जाता है जिप्सम। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2O ऑक्सीजन के 2 डैश डैश को निरूपित करता है। तो अगर आपका इस प्रकार से लिखा हो 2O तो ये 2 ऑक्सीजन के परमाणुओं को बताता है। अगर आपका लिखा हो O2 तो ये ऑक्सीजन के एक अणु को बताता है। और कई बार ऑक्सीजन को इस प्रकार से ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं नवजात ऑक्सीजन, यानी कि जिस ऑक्सीजन का जन्म जल्दी जल्दी अभी हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर बी परमाणु हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक और क्वथनांक सबसे ज़्यादा है। तो गलनांक और क्वथनांक की बात करते हैं तो ये है हमारे कार्बन का। कार्बन के मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो 3550 डिग्री सेल्सियस है, और बॉइलिंग पॉइंट इसका 4827 डिग्री सेल्सियस है। आखिरी प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिकों का गुण है। तो समस्थानिकों की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना है इनकी जो परमाणु संख्या होती है वो बराबर होती है। दूसरा इनका महत्वपूर्ण गुण क्या होता है कि इनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं। और तीसरा गुण क्या होता है? तो तीसरा गुण आपका कोई नहीं होता है, 2 ये आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी यानी कि 2, 3 और 4 हो जाएगा करेक्ट, यानी कि इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि दीज एग्जिबिट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, तो इनके जो भौतिक गुण होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं, सही है। रासायनिक गुण ये प्रदर्शित करते हैं यानी कि समान होता है, तो ऑप्शन आपका बी 2, 3, 4 हो जाएगा करेक्ट। तो अभी तक अगर आपने अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इससे बेहतर आपको पूरे ग्रुप डी के लिए कोई भी क्लास नहीं मिलने वाली है, जहां पर मैं आपको कंप्लीट जीके और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर के लिए प्रश्नों को करवाता हूं। उसमें बहुत सारी डिटेल भी होती है, तो अगर आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे, उसके अलावा आप पीडीएफ से 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, तो 45 में से कम आप लोग 35 प्रश्नों का तो बहुत ही आसानी के साथ में उत्तर दे पाएंगे। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।